हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्रिक्स समिट जो रिसेंटली ही हुई। 13th ब्रिक्स समिट हुई है जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेट अस सी द कंटेंट्स फर्स्ट। कंटेंट्स में सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को देखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, ये किस रिगार्डिंग है, ये समिट किस रिगार्डिंग थी। फिर हम जानेंगे कि ब्रिक्स एक्चुअल में इन डिटेल है क्या चीज, इस समिट के अंदर क्या क्या काम हुए, क्या क्या यहाँ पर डिक्लेरेशंस हुई, क्या हमने यहाँ पर वादे किए, हमने कॉपरेशन की बातें करी, वो सबकी बात करेंगे। फिर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ब्रिक्स की प्रायोरिटीज क्या है, क्या क्या चाहता है ब्रिक्स, एंड इन द एंड वी विल सी द वे फॉरवर्ड। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं, दिस इज द लोगो फॉर ब्रिक्स इंडिया समिट 2021। सो यू कैन सी द कमल का फूल हियर। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसके कुछ सदस्य हैं। लेट अस सी कौन कौन से ऐसे ये कंट्रीज हैं। B stands for Brazil, R stands for Russia, I India, C China, and S that is South Africa. तो ये 5 जो सदस्य हैं, 5 ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनकी जो ये ग्रुपिंग है इसको कहते हैं ब्रिक्स। तो एक एक्रोनिम है, एक तरह का एक शॉर्ट फॉर्म है, पहला लेटर हर एक कंट्री का लेकर इस एक्रोनिम को बनाया गया। ब्रिक्स की जो समिट्स हैं वो एनुअली होती हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जो वेरी करती रहती है। होती कैसे है ये समिट, इन दिस ऑर्डर। तो अगर पहले ब्राजील में हुई, देन रशिया, देन इंडिया, चाइना, देन साउथ अफ्रीका, देन इसी तरह से रोटेट होगा ये। ठीक है जी। तो रोटेटिंग यहाँ पर चेयर जो है वो मिलती है रिस्पेक्टिव कंट्रीज को। यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को, एक सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि हमारे लिए ब्रिक्स क्या है। BRICS acts as a vital pillar of hope for this world full of political challenges, safety related challenges and economic challenges. तो यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है वो एक वाइटल पिलर है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस दुनिया में, जो इस दुनिया का एक तरह से कह सकते हो कि बैलेंस बनाए हुए। ये जो देश हैं, ये दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड करती है। तो कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इस ग्रुपिंग का जो स्टेक है वो बहुत बड़ा है। इस ग्रुपिंग का जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमी कह लो, टुवर्ड्स वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज कह लो, और वर्ल्ड के और बहुत सारे इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड की अभी सिचुएशन आ गई। सो दुनिया के इन वाइटल टॉपिक्स के ऊपर इस ग्रुपिंग का क्या से है, इस ग्रुपिंग का क्या कहना है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस चीज को हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे आगे। तो अगर कंटेक्स्ट को देखें, हुआ क्या है, रिसेंटली ही हमारे प्रधानमंत्री ने एनुअल समिट जो है ब्रिक्स की उसको चेयर किया। तो इंडिया हैड द चेयर दिस टाइम। ठीक, ये तीसरी बार है भारत को जब ये मौका मिला कि वो ब्रिक्स की जो ये समिट है उसको होस्ट करे। इससे पहले ये मौका हमें मिला था 2012 और 2016 के अंदर। ठीक, हर साल जो है ब्रिक्स का लोगो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इस बार जो लोगो था वो ये है। थीम क्या था इस समिट का, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यहां पर सिग्निफिकेंस है इन 3 टर्म्स का। कॉन्टिन्यूटी कहने का मतलब कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस एनुअल समिट्स जो हम करते आ रहे हैं ये करते रहेंगे ताकि कोऑपरेशन जो है वो बना रहे। कंसोलिडेशन, आपस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम हमेशा कंसोलिडेट रहकर, एक साथ रहकर, एकजुट रहकर काम करेंगे। कंसेंसस, हमारे बीच में अगेन मतभेद हो सकता है लेकिन कंसेंसस बिल्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी काम है। हम ऐसे टूट कर नहीं रह सकते कि अगर 2 की नहीं बनी तो छोड़ दिया जाए बात को, ऐसा नहीं होगा। तो कंसेंसस बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू अचीव एनी ऑफ आवर गोल्स। फाइन जी।
इस समिट के लिए जब हमें ये होस्ट करनी थी, इससे पहले सरकार ने एक वेबसाइट जो है उसको लॉन्च किया रिसेंटली इन February 2021 ओनली। तो आप इस वेबसाइट को जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको सब चीजें अवेलेबल मिलेंगी, ब्रिक्स कैसे फॉर्म हुआ है उसकी सारी हिस्ट्री के बारे में, और इस बार की जो समिट है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे कैसे मेंबर कंट्रीज ने उसके ऊपर बोला है, ये सबके बारे में डिटेल में अवेलेबल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रिक्स। डिटेल में बात करते हैं। ब्रिक्स, जैसे हमने बात करी, एक एक्रोनिम है किन का, वर्ल्ड की इमर्ज होती हुई जो इकोनॉमीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहली बार 2001 के अंदर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने एक टर्म दिया, कहा उसको ब्रिक। इसके अंदर उन्होंने बात करी 4 ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के बारे में जिनके होने या ना होने से पूरी दुनिया को फर्क पड़ता था। बाद में साउथ अफ्रीका जो है इसके साथ ऐड कर दिया गया और ये जो ग्रुपिंग है इसको नाम दे दिया गया ब्रिक्स। So the grouping was formalized during the first meeting of BRIC foreign ministers in 2006. देखिए अब हुआ क्या कि ब्रिक का जो नाम था वो वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर आना तो शुरू हो गया, लेकिन कोई एनुअल मीटिंग्स इस तरह फॉर्मलाइज्ड तरीके से नहीं हुआ करती थी। तो ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने सबसे पहले मीटिंग जो थी वो 2006 के अंदर शुरू करी, एंड आफ्टर सम टाइम दे डिसाइडेड कि हमारे जो हेड्स हैं, हेड ऑफ आवर कंट्रीज हैं, उनको एनुअली एक बार कम से कम मिलना चाहिए, ताकि ये जो ग्रुपिंग है इसको एक फॉर्मलाइज्ड डायरेक्शन जो है वो मिल सके, एक फॉर्मल डायरेक्शन के अंदर हम लोग काम करें, हम लोगों का एक प्रॉपर एजेंडा हो, किस तरह से वर्ल्ड के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करें, और आपस में हम किस तरह से कोऑपरेट करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। हम इमर्जिंग इकोनॉमीज है तो ऑब्वियसली वी कैन हैव बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। साउथ अफ्रीका जो है उसको 2010 के अंदर शामिल कर लिया गया, एंड फाइनली दिस ग्रुप वाज नोन एज ब्रिक्स। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस को हम देखें तो आप देखिए कि ब्रिक्स जो है, अगर इसको इकट्ठा मिला दिया जाए सारे के सारे ये 5 कंट्रीज को, तो 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं 5 कंट्रीज के अंदर रिजाइड करती है। तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब इतना सारा मैन पावर है, इतने सारे स्किल्ड लोग रहते हैं, यानी इतने सारे लोगों का होना एक देश के लिए कितना ज्यादा आप देखो फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर ये लोग इकोनॉमी में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें। सेकेंडली, यहाँ पर जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए आप मार्केट देखो कितनी बड़ी है, इतनी सारी जनता जहां पर अवेलेबल हो वहां पर सामान बेचने की तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती, ठीक है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अगर आप यहाँ पर सेल करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी जनता जो है वो यहाँ पर खरीदेगी, जिससे कि बिजनेस जो है वो हमारा बढ़ेगा। सेकेंड, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो हिस्सा है वो इन 5 कंट्रीज के अंडर आता है। तो आप देखो दिस इज ह्यूज, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी किन की वजह से है, इन ब्रिक्स कंट्रीज की वजह से। 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, पूरे की पूरी दुनिया का जो ट्रेड है उसका 16% ये कंट्रीज जो हैं इनके अंडर चलता है, या ये आपस में करती है, दूसरे कंट्रीज के साथ करती है। सो दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन इट। कहने का मतलब ये है कि इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है, इन सब का जो स्टेक है फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर ईच अदर, ये बहुत ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंस जो है ऑल द मोर बढ़ जाती है जब हम इन पैरामीटर्स को, इन फिगर्स को देखते हैं। चेयरमैनशिप जो है फोरम की वो रोटेट करती रहती है, जैसे हमने बात करा था, हर साल अलग मेंबर कंट्री जो होगा वो चेयर करेगा, और ये किस ऑर्डर में करेगा, इसी ऑर्डर में, ब्रिक्स के ऑर्डर में, बी देन आर देन आई देन सी देन एस। इस साल का जो चेयर है वो मिला है इंडिया। और ये जो मीटिंग थी दिस वाज अ वर्चुअल मीट, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए हैं। सो वर्चुअल मीटिंग जो थी उसको कंडक्ट किया गया। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट फोर्टालिजा के अंदर हुई थी, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज करी गई जो ब्रिक्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नया बैंक बनाने वाले हैं जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम जो है रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो काम आएगा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में इन अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शंघाई के अंदर हैं इन चाइना। इन लोगों ने एक और चीज को साइन किया कॉल्ड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स। देखो क्या होता है, समटाइम्स यू नीड इमरजेंसी सपोर्ट, आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है,
तो उस टाइम के लिए, उस इमरजेंसी के लिए ब्रिक्स ने एक अरेंजमेंट तैयार किया कॉल्ड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसके तहत वो लोग एग्रीमेंट्स करते हैं ऑन करेंसी स्वैप्स। तो आप करेंसी जो है उसको स्वैप करा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं कभी भी आपस में, ये जो 5 कंट्रीज हैं, जब भी इनको जरूरत हो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की। समटाइम्स यू नीड, कंट्री को चाहिए होता है, कंट्री की जो करेंसी होती है कभी वो डेप्रिशिएट हो रही होती है या हद से ज्यादा एप्रिशिएट हो रही होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी कंडीशंस पैदा होती हैं। सो एन नंबर ऑफ रीजंस कुड बी देयर ड्यू टू विच वी वांट सम टाइम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो उसके लिए इन लोगों ने ये अरेंजमेंट बनाई। देखो हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम लोग अभी डेवलपिंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे चीजें होना इकोनॉमी में बहुत ही आम बात है। हमारे यहाँ पर कुछ छोटे मोटे अगर चेंजेस भी आए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, विच इज वाई ऐसे अरेंजमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मीट हमारी हुई थी 2021 के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्वियसली बेसिक जो हमारा एजेंडा रहेगा वो सेम रहेगा, हमारा इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन जो है वो रहेगा ही रहेगा। और ये जो कोऑपरेशन है ये बेस्ड है 3 पिलर्स के ऊपर। अब ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? ये हैं जी, पहला पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। कहने का मतलब ये कि हम कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होगा, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इशू होगा उसके ऊपर वील टॉक। तो पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारे आपस में कंट्रीज के अंदर और वर्ल्ड के अंदर हम लोग कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम चाहते हैं मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स। मल्टीलेटरल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि यूएन है, तो यूएनजीए के अंदर वी वांट रिफॉर्म्स, यूएनएससी के अंदर वी वांट रिफॉर्म्स, सो वी वांट रिफॉर्म्स एज अ होल इन यूएन। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं रिफॉर्म्स डब्ल्यूएचओ के अंदर भी, हम आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं। क्या है ये मल्टीलेटरिज्म? सिंपल भाषा के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, क्योंकि आगे ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ये है कि कुछ ही कंट्रीज अपने आप को इंपॉर्टेंट समझकर किसी टॉपिक के ऊपर बाइज्ड व्यू ना दें या डोमिनेंट व्यू ना दें, कि सब लोग जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज जो प्रेजेंट हैं, जिनका यहाँ पर स्टेक है, वर्ल्ड के अंदर चेंजेस अगर कोई आए तो इन कंट्रीज को इफेक्ट पड़ता है, ऐसे सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना हर उस इशू के लिए जो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है होना जरूरी है। अगर इन सब कंट्रीज का व्यू पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा तो जो डिसीजन लिया गया है वो एक्चुअल में करेक्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बाकी लोगों की से नहीं थी। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने मिलके, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ कंट्रीज ने मिलके किसी मुद्दे के ऊपर कोई डिसीजन दे दिया, उसके अंदर हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे मल्टीलैटरलिज्म जो है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। कभी यूएसए या कभी कोई और कंट्री लाइक चाइना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर डोमिनेट कर जाते हैं, चाहे वो अपने पैसे का जोर दिखाते हैं, चाहे वो अपने डिफेंस का जोर दिखाते हैं, ठीक है। तो समहाउ जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड नहीं रह पाती, विच इज वाई वी वांट दिस मल्टीलैटरलिज्म। फाइन जी, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो हम लोग चाहते हैं जी कि टेररिज्म से आप देखिए कि ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो, वो जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से, एंड दैट इज व्हाई वी नीड दिस कोऑपरेशन अमंगस्ट अस। The next thing is economic and financial. So in this field also, this is our second pillar कि हम लोग जो भी economic matters, financial matters, banking से related matters हो, उसके ऊपर हम लोगों का cooperation हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं mutual prosperity। ये नहीं कि भाई हम में से अगर मैं बात करूं कि तो इंडिया कहे कि भाई मैं ही ग्रो करूं, मेरा ही नाम हो यहाँ पर पांचों में से सबसे ऊंचा मैं ही चमकूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की यहाँ पे जरूरत है। अगर किसी कंट्री के पास किसी चीज की कमी है तो उसको उस चीज के लिए सपोर्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कॉपरेशन की बात करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो गया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो गया, या इंफ्रा का सेक्टर हो गया, आपका एनर्जी का सेक्टर हो गया। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें जरूरत है आपस में कोऑपरेट करने की, और इसी चीज के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। हम लोग एक पार्टनरशिप जो है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो चलेगी हमारी 2020 टू 2025। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो 2020 से लेकर 2025 के बीच में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कॉल्ड ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी।
फाइन जी। इसके अलावा और फील्ड्स के अंदर जैसे डिजास्टर रेजिलियंस के अंदर हम लोग कोऑपरेशन चाहते हैं एटसेट्रा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग कोऑपरेशन चाहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अंडर दिस। नेक्स्ट थिंग इज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब आप देखिए, हम लोगों ने कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करी यहाँ पे कि हम लोग चाहते हैं ट्रेड बढ़े, हम लोगों का कोऑपरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हो। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रहे एटसेट्रा बातें हम लोगों ने की। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी कंट्री के बीच में रिलेशन बनाने में कारगर साबित होती है, दैट इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। कैसे हम अपने लोगों को दूसरे कंट्री के लोगों के साथ कनेक्शन फील करवा सकते हैं। सो ये कल्चरल कनेक्ट, ये जो कोऑपरेशन है, ये हम किस तरह से बना सकते हैं। सो वी कैन हैव सम स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स, हम लोग यूथ जो है उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कई सारे कल्चरल इवेंट्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो शायद हमारे यहाँ और दूसरी कंट्री के अंदर कॉमन हो, कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बुद्धिज्म को ले लो आप, तो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं, और क्योंकि चाइना के अंदर भी बुद्धिज्म है, फॉलो किया जाता है, तो वहां पर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपस में लोगों के लेवल पर, आम जनता के लेवल पर कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, एकेडमिक के फील्ड में आप लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज सम विजिट्स, हम एक कंट्री के बच्चे जो हैं दूसरी कंट्री के अंदर जाके विजिट करें और वहां के प्रोग्राम्स को समझें। हमारे इनफैक्ट जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे कैन ऑल्सो हैव अ वन टू वन कनेक्ट। वो भी वहां के पार्लियामेंटेरियंस के साथ जाके बातचीत कर सकते हैं, कैसे आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं उनके कंट्री के अंदर, हम उसको सीख सकते हैं, राइट। सेकेंडली, जैसे हम साइंटिस्ट का एग्जाम्पल है, हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो उनके साइंटिस्ट के साथ जाके आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, एंड कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इससे आप देखो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी इन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कंट्री जो है वो अपने आप को ज्यादा महान समझेगा कि भाई मैं तो यहाँ का राजा हूं, या आई एम द वन जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबका एक आपस में बैलेंस होना चाहिए, और एक दूसरे के पास जो भी बेटर चीज है उसको आप लोग शेयर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी द हाइलाइट्स कि इस मीटिंग के दौरान ये जो 2021 की वर्चुअल समिट पीएम ने चेयर की थी, इसके अंदर क्या बातें हुई। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी क्या किया, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये मोटे तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमने कहा कि हम लोग कोऑपरेशन करेंगे। एक वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हम लोग बनाने वाले हैं। कोविड को लेकर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट्स हम लोगों को देखने को मिले। इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए हेल्थ लेवल पर तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था ही था, दूसरा इकोनॉमी के लेवल पर ये बहुत बड़ा हमारे लिए डाउनफॉल था। तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए फिर वही बात, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मैन पावर है, वो हमारी जनता है। जनता अगर हेल्दी रहेगी, ओनली देन हमारी इकोनॉमीज जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगी, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये कोई ऐसी हेल्थ अगर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आई है तो हम मिलजुल कर काम करें। नेक्स्ट इज ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। देखो हम सारे जो देश हैं कल्चरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पांचों के पांचों। हमारे यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है, और हम कैसा टूरिज्म यहाँ पे चाहते हैं, इको फ्रेंडली टूरिज्म, ठीक है, जहां पर हमारे यहाँ पे कार्बन एमिशंस भी कम से कम हो, और दूसरी तरफ हमारा जो कंट्री है वो वैसे भी ग्रो करे। तो एक तो इकोनॉमिक फायदा होगा ही होगा, और एनवायरमेंटली भी साथ साथ हो जाएगा। Highlighting the leading role that BRICS countries can play in the post-COVID global recovery, Prime Minister called for enhanced BRICS cooperation. तो उन्होंने कहा कि देखो कोविड के बाद सिचुएशन जैसे हमने बात करी, इकोनॉमिक फॉल जो है वो बहुत ज्यादा आया। इकोनॉमिकली हम सारे के सारे, नॉट जस्ट दीज 5 कंट्रीज बट द वर्ल्ड हैज सफर्ड अ लॉट। तो अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड इन पांचों कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, हमें एक तो आपस में संभालने में, और दूसरा दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की इस वक्त पे जरूरत है, जो इकोनॉमिक एक पुश की जरूरत है, वो यहाँ पे इन पांचों के द्वारा दिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा, यहाँ पर एक मोटो दिया, क्या कहा, बिल्ड बैक रेजिलियंटली। तो हमें वापस से रेजिलियंटली काम करना पड़ेगा, इनोवेशंस हमें लानी पड़ेंगी, क्रेडिबिलिटी हमें अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे पर विश्वास होना पड़ेगा, हमारे देश के लोगों को हमारे ऊपर विश्वास होना पड़ेगा, और जो कंट्रीज हैं बाकी पूरा जो वर्ल्ड है, अगर उनका विश्वास भी हमारे ऊपर हो, देन वी कैन वर्क इवन बेटर। सस्टेनेबली,
हमें ये काम करना कैसे है, सस्टेनेबल तरीके से करना है। मतलब हम लोग यहाँ पर एकजुट रहेंगे, हमारा कॉपरेशन हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। कोई आपस में नेगेटिव कंपटीशन वाली स्ट्रैटेजिक कोई भी मूव चलने की जरूरत हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपस में कॉपरेशन हो, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अगेन, राइट। नेक्स्ट इज वी अडॉप्टेड ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हमने बात किया कि टेररिज्म से ना ही सिर्फ ये 5 कंट्रीज बल्कि पूरी जो दुनिया है वो सफर कर रही है। सो वी वांट कि हम यहाँ पे कुछ अपनी अप्रोचेस हमारी टेररिज्म के अगेंस्ट कैसी रहेंगी, हमारे एक्शंस कैसे रहेंगे, इस बात को तय किया जाएगा। और साथ ही साथ इस कॉपरेशन के अंदर हम और क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन। आजकल जितनी भी ऐसी नेगेटिवली मोटिवेट किया जाता है जनता को और उनको जोड़ा जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ये चीज हमने नहीं करनी है। यूथ इसके अंदर ज्यादा जो है वो टारगेट किया जाता है। देन ऑनलाइन टेररिस्ट थ्रेट्स, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है टू स्प्रेड दीज थ्रेट्स। इसको भी हमें रोक लगानी है। बॉर्डर मैनेजमेंट हमें करने की जरूरत है। हमारे कंट्रीज के अंदर परफोरेटेड बॉर्डर्स जनरली ही अवेलेबल हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए बेहतर तरीके से ताकि ऐसे अटैक्स फ्यूचर में ना हो, इसके बारे में हमें बात करना है। इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेररिज्म कभी कोई देश नहीं देखता, कभी कोई धर्म नहीं देखता, तो सबके लिए वो एक ही तरह की प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज हम आपस में हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। चाहे हम बॉर्डर शेयर ना भी करें, इनफैक्ट अक्रॉस बॉर्डर्स जो है ऐसी चीजें करी जाती हैं बाय दी टेररिस्ट, तो इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर शेयर किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो हवाला ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं इन टेररिस्ट अटैक्स। जब भी ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं इन टेररिस्ट अटैक्स को, तो उसके अंदर ऐसा फाइनेंशियल जो ये ट्रांजैक्शंस करते हैं थ्रू हवाला, ये बड़ी कॉमन रहती है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू आप ये चीज को रोक सकते हो। ऑल्सो सीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। पानी के जरिए बहुत सारे अटैक्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर किए गए हैं, चाहे वो इंडिया हो, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले पास्ट टाइम्स के अंदर। तो कैसे हम पानी के अंदर अवेलेबल जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग फैसिलिटीज हैं, उन लोगों के पास अपने अपने तरीके हैं, इंटेलिजेंस उनके पास अपनी है, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ऐसे टेररिस्ट अटैक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज वी अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जैसे हमने बात करी दैट वी आर इन फॉर रिफॉर्म्स इन यूएन। यूएन के अंदर भी हम यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा चाहते हैं। यूएनएससी रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए एंड आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझ पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर एक मेजर रिफॉर्म जो हम चाहते हैं दैट इज आर एंट्री इन दी परमानेंट कंट्रीज। तो हम अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। परमानेंट मेंबरशिप जो सीट है वो हमें चाहिए, कहाँ, यूएनएससी के अंदर। तो इंडिया चाहता है ऐसा, ऐसे हमारे साथ और देश भी हैं जो ये चीज चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली किस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं, अगेन मल्टीलेटरलिज्म, कि सब लोग जिनका इस दुनिया के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है या इस दुनिया के अंदर हो रहे अलग अलग मसलों के ऊपर जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं उससे हमें फर्क पड़ता है, तो ऐसे डिसीजंस के अंदर हम लोगों का से भी होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कुछ 5 कंट्रीज मिलकर द P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, केवल वो लोग मिलकर यहाँ पर डिसीजन दे जाएं। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज या एक कंट्री की डोमिनेंस नहीं चाहते, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, मल्टीलैटरिज्म चाहिए। तो दैट इज वाई वी आर आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बात करें। सो एज यू कैन सी यहाँ that for the first time that BRICS has taken a collective position, इकट्ठे सबने बोला that strengthening and reforming multilateral systems, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, not just UN बट और भी अगर कोई लेवल है, चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम WHO की बात करते हैं, यहाँ पर भी मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है। It also called for an inclusive intra-Afghan dialogue for stability in Afghanistan. देखो अभी रिसेंटली ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, तालिबान की सरकार जो है वो वहां पर स्थापित हो चुकी है। सो इट हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। तो यहाँ पर इन 5 कंट्रीज को भी इस चीज से इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज आप देखो ये नेबरहुड में ही एग्जिस्ट करता है हमारे।
और अफगानिस्तान के अलावा ब्रिक्स लीडर ने और भी ऐसे कंट्रीज जहां पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या ऐसे टेंशन चल रही हैं, कहीं वॉर्स चल रहे हैं, उनके बारे में बात करी, जैसे कि म्यांमार, सीरिया हो गया, कोरियन पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सो वी वांट कि यहाँ पर किसी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे, दुनिया के अंदर शांति हो। हम सिर्फ अपने पांचों के अंदर शांति नहीं चाहते, अगर दुनिया के अंदर शांति होगी तो हम इकोनॉमिकली इकट्ठे ग्रो बेटर तरीके से कर पाएंगे। फाइन जी। अब अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा सा और फोकस देते हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन जो है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर बात करी। उन्होंने यहाँ पे यूएस फोर्सेस को टारगेट करते हुए कहा कि विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस एंड इट्स एलाइज फ्रॉम अफगानिस्तान हैज लेड टू अ न्यू क्राइसिस हियर एंड इट इज स्टिल अनक्लियर हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी। किस तरह से ये अफेक्ट करने वाला है, नॉट जस्ट द रीजनल पीपल, नॉट जस्ट द रीजनल कंट्रीज, आसपास वाले नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब को ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो इट इज फॉर गुड रीजन दैट हम जो कंट्रीज हैं, हम जो 5 कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं हमें स्पेशल अटेंशन इस इशू को देने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या कहा गया अबाउट दिस इंट्रा अफगान डायलॉग, दैट वी नीड टू स्ट्रेस टू हैव अ इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। हमें यहाँ पर एक इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है ताकि स्टेबिलिटी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर जो है इस कंट्री के अंदर स्थापित हो सके, यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो आ सके। यहाँ हमने अंडरलाइन एक और चीज को किया, दैट इज फाइटिंग टेररिज्म ऑन प्रायोरिटी लेवल। मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे हम यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे, जिसके अंदर हम एक और चीज कहते हैं कि ये जो अफगान की टेरिटरी है, ये जो लैंड ऑफ अफगानिस्तान है, इसका इस्तेमाल किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना हो। ये जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट सेंचुरी ना बने, ऐसा हम चाहते हैं। ऑल्सो कि इस लैंड का इस्तेमाल एक तो टेररिज्म को फैलाने के लिए ना हो, दूसरा यहाँ से किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक्स करने के लिए भी इस लैंड का इस्तेमाल ना किया जाए। फाइन। सो ये एक स्टेटमेंट जो था यहाँ पर ब्रिक्स के द्वारा दिया गया, जो शो करता है दैट वी आर कमिटेड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। कोविड-19 के ऊपर भी जी ये लाजमी था कि यहाँ पर बातचीत होनी ही थी, तो हुई यहाँ पर। और क्या कहा गया, नोटेड द प्रपोजल मेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। WTO के अंदर हमने ये प्रपोजल रखा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारा एक, देखो, ट्रिप्स करके एक मैकेनिज्म है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर ट्रेड को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, किस चीज का आप ट्रेड किस तरह से करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो कैसे वो ट्रेड किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होती है इस मैकेनिज्म के अंदर। तो यहाँ कहा गया कि अगर हम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि इससे पूरी दुनिया जो है वो बाहर निकले, नॉट जस्ट दीज 5 नेशंस, तो उसके लिए जरूरत क्या है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पर अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर लड़ते रहेंगे, सो दैट इज नॉट गुड। ये चीज थोड़ा सेल्फिश मूव है कि कुछ कंट्रीज ये बोलें या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये बोलें कि हम लोग जो है अपने IPR जो है, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमें ये एडवांटेज होना चाहिए दैट वी कैन प्रोड्यूस दिस वैक्सीन। तो यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कहा था कि ये वेवर दे देना चाहिए अंडर ट्रिप्स मॉडल, ये जो ट्रिप्स का मैकेनिज्म है। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको लेकर यहाँ पर आप एक वेवर जो है, वेवर होता है कि आप जहां पर छूट दे दें कि ये चीज एग्जेम्प्टेड है, तो ऐसा आप यहाँ पर कर दें, ऐसा प्रपोजल हमने रखा था। तो यहाँ पे फिर से हमने उसके बारे में बात की, हमने इस चीज को दोबारा से हाईलाइट किया। The summit also discussed COVID-19 pandemic and the strategy to strengthen the counter-pandemic cooperation. How we'll cooperate against this pandemic. Multilateral reform हमें किस तरह की जरूरत है, WHO के अंदर हमें किन चेंजेस की जरूरत है, इसके बारे में यहाँ पर बात हुई। The New Delhi Declaration called against playing politics with the pandemic and the COVID-19 virus. कहते कि आपस में कंट्रीज के अंदर, विद इन द कंट्रीज ऑल्सो, और आपस में कंट्रीज के अंदर भी ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेला गया कि ये इसकी वजह से हुआ, ये इन्होंने लापरवाही की इस वजह से हुआ, या दूसरे कंट्रीज में इस कंट्री की वजह से फैला, एटसेट्रा एटसेट्रा, बातें ऐसे बहुत सारी हुई। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिक्स जो है इसको आप ना खेलें, और क्या करें, वी नीड टू अर्ज फॉर ग्लोबल एफर्ट टू इरेडिकेट दिस वायरस। ठीक है, तो हमें ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है, हमें कोऑपरेशन की जरूरत है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू देते हुए, एक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हुए यहाँ पर ब्रिक्स ग्रुपिंग ने अपना जो व्यू पॉइंट था उसको रखा।
इसके अलावा 2021 के अंदर और भी ब्रिक्स मीटिंग्स होती रहती हैं। देखो, एक तो होती है मेन ब्रिक्स एनुअल समिट जो ये अभी 13th हुई थी। इसके अलावा और जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी ब्रिक्स जो है वो काम करता है। ब्रिक्स के रिस्पेक्टिव जो उस फील्ड से रिलेटेड हेड्स होते हैं वो आकर यहाँ पर बातचीत करते हैं ताकि उस फील्ड के अंदर कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, राइट, कि वी नीड टू इंक्रीज आवर कॉपरेशन इन ट्रेड, हम लोगों ने बात करी थी। तो उसको लेके वी नीड कि एक मीटिंग ऐसी हो जहां पर ब्रिक्स कंट्रीज के जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं वो आपस में आकर बैठे और बातचीत करें। तो ऐसे ही एक मीटिंग अभी हुई थी, दैट वाज द 5th मीटिंग ब्रिक्स के इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की। इसके अलावा इंडिया ने एक और मीटिंग को वर्चुअली होस्ट किया, दैट वाज 7th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वी आर ऑलरेडी वर्किंग। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे किस तरह से हम लोग आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं वो इस ग्रुपिंग के अंदर बात किया गया, इस मीटिंग के अंदर स्पेसिफिकली बात किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस को, ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। देखिए, ब्रिक्स जो है वो काफी हद तक सक्सीड हो चुकी है, काफी ज्यादा इसने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई हैं, इसने अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाया है। एंड अब ये टाइम आ चुका है कि हमें इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और फिर इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लेने होंगे। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम इसके चैलेंजेस को भी देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज बिग 5 नेशंस। तो ये पांचों के पांचों देश जो हैं वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर शामिल हैं। इन लोगों का कोऑपरेशन वर्ल्ड लेवल पर किस तरह का रहता है, इससे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इन पांचों कंट्रीज के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय दैट। सो हेंस दिस ग्रुपिंग हैज अर्न्ड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकेंडली, द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इज सेल्फ एविडेंट। ये देखने से ही लगता है। आप देखो, अभी हमने बात करी थी 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर रिजाइड करती है, 30% पूरी दुनिया का लैंड एरिया है यहाँ पे। तो देखो आप कितनी प्रोडक्टिविटी होगी यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर किया जाए या अगर इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर ओपन हो। तो दे हैव अ वाइड एरिया। 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है यहाँ, 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। सो अगर इन देशों के अंदर काम ना हो तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और अगर ये 5 देश आपस में मिल जाएं तो इससे बेहतर इन 5 देशों के लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रोग्रेस जो है वो एकदम आना यहाँ पर निश्चित है। थर्ड इज ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो है वो नॉर्थ से बिलोंग करती हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो साउथ से बिलोंग करती हैं। तो एक तरह का बैलेंस जो है वो यहाँ पर बना रहता है। दिस जर्नी बिकम्स ऑल द मोर प्रोडक्टिव। नेक्स्ट इज कॉमन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हम 5 देशों ने जो भी डिसाइड किया है, जो हम लोगों की एस्पिरेशंस हैं या जो हम लोगों की चाहते हैं, जो भी चीजें, जिस तरह के भी रिफॉर्म्स हम दुनिया के अंदर लाना चाहते हैं, दैट इज इन सिंक। वो हम पांचों के एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। सो जैसे कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लेके आना या और वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं। रिफॉर्म्स हम इसीलिए चाहते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि मल्टीलैटरलिज्म यहाँ पर आए। ऑल्सो ये लोग इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो इन लोगों का रोल तो बहुत बड़ा है जी पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि हमने बात करी थी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो ब्रिक्स है। अगर ये कहें हम तो दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस जो चाहे कुछ भी बनाते रहे, अगर उनको बेचने के लिए कोई एरिया नहीं मिलेगा या उनको सस्ती लेबर वर्कफोर्स जो है ये अगर कहाँ से मिले, ये इन कंट्रीज से वो लोग लेके आते हैं। तो हमारा जो स्टेक है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो हम लोगों की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी इंक्रीज हो जाती है कि जो हम बात कहेंगे वो मानी भी जाएगी फिर वर्ल्ड के अंदर जब हम थोड़ा पुश दे के बात करेंगे। सो दैट इज हाउ, सिंस वी हैव कॉमन गोल्स, सिंस ऑल ऑफ अस 5 हैव कॉमन पर्सपेक्टिव, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हम लोगों ने कॉमन पर्सपेक्टिव, जैसे हमने बात करी, हम लोगों का है, और डिफरेंट जो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, क्लाइमेट चेंज का इशू हो या यूएन के अंदर रिफॉर्म्स का इशू हो, सब पे हम लोगों की से जो है वो एक जैसी रही है। और ऐसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन को देखते हुए हम लोगों ने बनाया क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो काम करता है ऑन फाइनेंसिंग डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं। Next is created a financial stability net in the form of contingency reserve arrangement। जैसे हमने बात करी थी, ये क्या चीज है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करेंसी स्वैप्स जो हैं इसके थ्रू ये किया जाता है, ताकि कोई भी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आए,
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आपका कंट्री ज्यादा डेफिसिट्स के अंदर चला गया है, आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए, तो आप इसका हेल्प जो है वो ले सकते हैं। एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ सेटिंग अप अ वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर। तो हमने एनडीबी बनाया, हमने कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट रखा, और अब हम एक और डेवलपमेंट का कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, दैट इज वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, इंडिया देखो किन किन चीजों से यहां पर बेनिफिट कर सकता है। इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। जब एक देश बोलता है अलग बात है, जब 5 देश मिलकर वही बात इकट्ठे मिलके बोलते हैं, तब उसका प्रभाव जो है वो दुनिया के ऊपर और भी ज्यादा पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये हमें मिली है कैसे? थ्रू कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। किसके, कौन से लेवल के ऊपर? इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज वेल एज टॉपिकल ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, हम बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज या फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बातें, एक्सेट्रा, ग्लोबल रिफॉर्म्स की बातें। सेकेंड इज एनडीबी, जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, हमारा ये जो ब्रिक्स बैंक है, यहाँ से हमें सहायता मिल सकती है, हम यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं उसको बिल्डअप कर सकते हैं। वी कैन रेज फंड्स फ्रॉम हियर। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अभी एनडीबी ने अप्रूव किया है, लोन्स कुछ अप्रूव किए हैं हमें अराउंड 250 मिलियन यूएस डॉलर्स के। किसके रिगार्डिंग? इंडिया फॉर मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करना चाहते थे, वहां पर हमें फंड्स की जरूरत थी, तो हमने हेल्प कहां से ली है? एनडीबी से। सो आप देखो ये कितना ज्यादा फायदा हो जाता है कि एक कॉमन पूल हमने बना लिया, वहां से आप फंड्स जो हो ले सकते हो। नाउ लेट अस सी द चैलेंजेस। अभी तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तो हम लोगों ने सुन ली, लेकिन इन पांचों के अंदर हमेशा ऐसे ही मधुर संबंध बने रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ तो इश्यूज आपस में होते हैं। फर्स्ट, मार्ड बाय वेरियस इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं आपस में इन कंट्रीज के, दो दो के, तीन तीन के ग्रुप के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर एक का हर एक से प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, चाइना का अभी इशू चल रहा है इंडिया के साथ। हमने देखा लद्दाख के अंदर यहाँ पर स्टैंड ऑफ देखने को मिला। इसके अलावा कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर चाइना को ब्लेम किया गया और किस तरह से इसको जिम्मेदार ठहराया गया फॉर द होल सिचुएशन। तो आप देखो ये कितने ज्यादा ग्रेव इश्यूज हैं जिसके ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। इसके अलावा आप जानते हो चाइना जो है वो बातें करता है सीपीईसी की। इसके अलावा आपने सुना होगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। चाइना जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है इंडिया को। सीपीईसी, इसी के अंडर एक इनिशिएटिव है, एक कॉरिडोर बनाया चाइना ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका जो रास्ता है वो भारत से होकर गुजरता है, भारत की टेरिटरी के अंदर वो फॉल करता है। अगेन अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमें कोऑपरेशन की जरूरत है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो इस तरह के मूव्स जब चलता है तो ऑब्वियसली इंडिया को ये बात पसंद नहीं आएगी और टेंशन इससे इंक्रीज होंगी ही होंगी। सो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज हियर। सेकेंड इज हेट्रोजेनिटी। ये पांचों के पांचों कंट्रीज जो हैं ये एक जैसे नहीं है, इनके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं, डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हर वक्त ये लोग एक जैसे ही सुर में बात करें, इनके सुर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट, चाइना सेंट्रिक। अगेन बात आ गई, चाइना की डोमिनेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। चाइना जो है उसके साथ हर बाकी के जो 4 कंट्रीज हैं, हर कंट्री चाइना के साथ ट्रेड कर रही है। इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब चाइना जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, और बाकी कंट्रीज जो हैं क्योंकि उनका ट्रेड उसके साथ है ज्यादा, वो लोग क्या करते हैं, चाइना से माल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उन लोगों के ऑब्वियसली कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ट्रेड का एक डेफिसिट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको बैलेंस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे आपस में बराबरी पे आए। नहीं तो एक देश जो है वो थोड़ा अपने आप को महान समझेगा कि भाई मैं ही हूं, मेरी वजह से ही है ब्रिक्स जो है, तो फिर से वो डोमिनेंस का जो फैक्टर है वो आने की संभावना है, विच वी डू नॉट वांट। नेक्स्ट, ग्लोबल मॉडल फॉर गवर्नेंस। अब देखो हुआ क्या दुनिया के अंदर इश्यूज आजकल जो चल रहे हैं। पहला तो जी ग्लोबल स्लो डाउन।
पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो आया हुआ है और कोविड-19 के बाद ये सिचुएशन जो है और भी ज्यादा ग्रेव हो चुकी है। सेकेंड इज जी ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं। आपने सुना होगा न्यूज के अंदर कि यूएसए और चाइना के अंदर ये इशू चल रहा है। ट्रेड को लेकर वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहते हैं, तो ये आम ही चीज चल रही है। तीसरी चीज इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जी कि जब आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पॉलिसी को लॉन्च करें और जो दूसरा प्रोड्यूसर वो दूसरे कंट्री का प्रोड्यूसर है वो उससे डिस्करेज हो या उसका जो प्रोडक्ट है वो डिस्करेज हो, वो आपके कंट्री के अंदर महंगा बिके लेट सपोज, और आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनका जो प्रोडक्ट आप कंट्री के अंदर बेच रहे हो वो सस्ता बिके, तो इससे क्या होगा? आप लोग किसका खरीदोगे? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का खरीदोगे, बाहर वाले प्रोड्यूसर का नहीं खरीदोगे। ठीक, तो सरकार क्या करती है, ऐसी कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो करती है, ऐसे कुछ टैक्स मेजर्स ले लेती है जिसकी वजह से बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिस्करेज होते हैं और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक सपोर्ट मिलती है। ठीक, तो ये जो पॉलिसी है यूएसए काफी ज्यादा पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन एक मेजर है, राइट? अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीलैटरल कॉपरेशन की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म की। तो ये जो ग्लोबल कॉपरेशन है ये किस तरह से आएगा जब ये सारे इश्यूज चलते रहेंगे, ठीक है? सो हमने क्या कहा कि एक न्यू मॉडल की जरूरत है, न्यू मॉडल फॉर गवर्नेंस की जरूरत है, जो कैसा होगा? हमने कहा जो इंक्लूसिव होगा, ठीक, वन, एंड सेकंड जो कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब जो आगे की प्रोग्रेस के बारे में सोचेगा, पीछे की तरफ नहीं लेके जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म एक ऐसी पॉलिसी जो आपको पीछे की तरफ धकेलती है। आजकल की जो दुनिया है उसके अंदर हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे से फायदा होना चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक देश के पास सब कुछ अवेलेबल हो। हम किसी ना किसी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये जो डिपेंडेंसी है ये गुड है, गुड फॉर द वर्ल्ड है, फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी है। एक के पास जो अच्छा है वो दूसरे को बेच दो, ठीक, और किसी दूसरे के पास अगर कोई चीज बेहतर है, कोई रॉ मटेरियल बेहतर है या कोई प्रोडक्ट वो लोग बेहतर बनाते हैं तो आप उसको खरीद लो। इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। तो हम कंस्ट्रक्टिव मूव की तरफ जाना चाहते हैं, इंक्लूसिव करना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट कि यहाँ पे कुछ देश अलग से ग्रुपिंग बना के काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो प्रेजेंट हो। सो वी वांट इंक्लूसिव अप्रोच हियर। लास्ट वन इज नॉट बीइंग इफेक्टिव। देखो ना, द प्रॉब्लम इज कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली राइज करता जा रहा है, चाइना इज ग्रोइंग रैपिडली, तो उनका जो इकोनॉमिक राइज है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फास्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर से वही प्रॉब्लम की ट्रेड का डेफिसिट होता है और यहाँ पे एक सीरियस इम्बैलेंस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है हमारे पास। और इस इम्बैलेंस के सिचुएशन के अंदर आपस में कंट्रीज के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर एक ग्रुपिंग के अंदर आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके होने से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसके ना होने से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे वो जो कंट्री है इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकती है। हम ये चीज नहीं चाहते, ठीक है? तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस हियर, विच इज वाई यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है ब्रिक्स की वो ज्यादा बेटर तरीके से सामने नहीं आ पा रही। Now let us see the priorities of BRICS. क्या BRICS चाहता है यहाँ पे करना? तो आइए देखते हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ी बात कर चुके हैं। So the first thing is achieving multilateralism. तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं multilateral approach different sectors के अंदर। हम लोग यहाँ पे reforms चाहते हैं जिससे multilateralism increase हो, ताकि जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनका से इक्वली ही हर डिसीजन के अंदर हो जो भी ग्लोबल लेवल पर लिया जा रहा है। सेकेंड, कॉम्बैट टेररिज्म। हम लोग टेररिज्म के इस मेनेज से इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहते हैं, ब्रिक्स की ये प्रायोरिटी है और इसी की वजह से हमने वो जो एक्शन प्लान था उसको लॉन्च किया है। Promoting technological and digital solutions for the sustainable development goals. We have 17 sustainable development goals. अब ये जो गोल्स हैं इनको कैसे अचीव किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अगर हम टेक्नोलॉजिकली आपस में कोऑपरेट करें, हम ऐसे कुछ सॉल्यूशंस को निकालें, हम डिजिटल सॉल्यूशंस की हेल्प से ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कि बातें होती हैं एजुकेशन जो है वो कोने कोने तक पहुंच सके, ये एसडीजी गोल है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो साफ रहे, एसडीजी गोल है। हम चाहते हैं कि हंगर ना रहे, राइट, एसडीजी गोल है। पावर्टी जो है वो कम हो जाए, नो पावर्टी, रादर वी वांट दिस।
तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हैं? हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं, हम कुछ ऐसे मेथड्स निकाल सकते हैं जहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, कोई गरीबी में जी रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई डिजास्टर से गुजर रहा है, कहीं पे डिजास्टर रेजिलिएंट मेजर्स लेने की जरूरत है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफी हद तक यहाँ पर इंप्रूवमेंट जो है वो लाई जा सकती है, इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमारा एक एसडीजी गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब हम लोग चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो कैसे होगी? रिन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल करके। तो यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके लिए हमने अलग अलग लेवल्स पर कमिटमेंट्स रखे हैं और डिजिटल मेथड्स के थ्रू हम ये काम और भी आसानी से कर सकते हैं। द लास्ट वन इज एक्सपैंडिंग पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। सो हम लोगों ने बात करी थी कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं, आम जनता जो है, अगर उनका कनेक्ट जो है वो दूसरे देश के कंट्रीज के लोगों के साथ बन जाए तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए पीपल टू पीपल कोऑपरेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, हालांकि अभी क्या है, कोविड का टाइम चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना पॉसिबल उतना नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर होपिंग कि आने वाले टाइम पे ये चीज बेटर हो जाएगी। नाउ द वे फॉरवर्ड, हमें करना क्या चाहिए? इस ग्रुपिंग को आने वाले समय में क्या मेजर्स लेने की जरूरत है? सो द फर्स्ट थिंग इज कोऑपरेशन विद इन द ग्रुप। देखो अभी क्या हो रहा है, चाइना के अराउंड सेंट्रलिटी जो है वो अभी बढ़ी हुई है। तो हम क्या चाहते हैं, वी नीड टू शेड दिस सेंट्रलिटी। ये जो सेंटर अभी चाइना बना हुआ है, इसको हमने रिड्यूस करना है। ये जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, इसको हमने कम करना है, हमें एक बैलेंस बनाना है। और ये कैसे होगा? जब इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन इंक्रीज होगा, तो सबका इन्वॉल्वमेंट एक जैसा हो, किसी एक देश को ज्यादा बढ़ावा ना मिले। फॉर ब्रिक्स टू रिमेन रेलिवेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, अगर चाहते हैं हम कि ये रेलिवेंट रहे, हमें करना क्या पड़ेगा? We need to make a realistic assessment of the initiatives, opportunities and inherent limitations. हमें अपनी opportunities को पहचानना होगा और हमें क्या कमियां हैं उसको भी हमें पहचानना होगा। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू द मल्टीलैटरल वर्ल्ड। तो मल्टीलैटरलिज्म हम चाहते हैं, हमारा ये जो कमिटमेंट है कि हम मल्टीलैटरलिज्म को दोबारा से रीइंस्टेट प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, इसको हमें रीअफॉर्म करना पड़ेगा। हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बार बार ये चीज बोलनी पड़ेगी, तब इसके ऊपर ज्यादा काम किया जा सकेगा। BRICS should consider a BRICS-led effort to meet their commitments under the Paris Agreement on climate change. This is very, very important. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ना हो, इसके रिगार्डिंग हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगेन वही बात, हम लोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी पॉपुलेशन जो है, हम 5 कंट्रीज की, वो बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया का। हम लोग ग्लोबल जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों का क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना, कोई एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एसडीजी गोल्स को अचीव करना हमारी इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम और बेटर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक ब्रिक्स लेड एफर्ट होना चाहिए, एज अ ग्रुप लेवल पर हमें काम करना चाहिए। अभी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। BRICS nations should strive for peaceful and politico-diplomatic settlement of crisis and conflict in various regions of the world. हम लोगों ने बात करी थी कि जब जब अशांति होगी, जहां पर अशांति होगी, वहां के लोग जो हैं, वहां की इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है, तो ओवरऑल वो जो देश है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सिंस हम लोग बात करते हैं मल्टीलैटरल वर्ल्ड की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे चाहे कोई भी कंट्री हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर वो किसी तरह से भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई वायलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी और वजह से अगर वहां के लोग जो हैं वो दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उन लोगों की हेल्प करें। क्योंकि अगर वो वहां पर अच्छे से रह पाएंगे, अगर उनका कंट्री जो है वो ग्रो करेगा, तो उसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। So that is why we need to have some peaceful and politico-diplomatic solutions, क्योंकि violence is not the way. वायलेंस का इस्तेमाल करके कोई भी चीज सेटल नहीं होती है, रादर वो एग्रावेट होती है और सारी टेंशन्स को वो जनरेट करती है। तो कहीं पर भी अगर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हमें उनको पीसफुली सेटल करना चाहिए। सो दैट वाज द वे फॉरवर्ड। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें,
तो प्रीलिम्स के अंदर आपको यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम क्या था, इस बार जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स के ऊपर बात हुई है, दैट कैन बी आस्क्ड। सेकेंडली, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा मेंस में रहेगा, जहां पर आपसे बिल्कुल डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स क्या है और आज के टाइम पे इसकी क्या रेलेवेंस है, ब्रिक्स के रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं और इसका सिग्निफिकेंस दुनिया के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने यहाँ पे बात करनी है। यहाँ पर वे फॉरवर्ड के बारे में आपने बात करनी है जब भी वो आपको सॉल्यूशंस के बारे में पूछेंगे। सो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है ओवरऑल बनाया जा सकता है। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए भी दिया जा सकता है ब्रिक्स का, या ब्रिक्स की वर्किंग के ऊपर कमेंट करने के लिए भी कहा जा सकता है। So that was all from this topic. Thank you very much for watching this video. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel. And for more updates, follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you so much.